नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निंजन सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ की। निशंक ने कहा कि सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर धामी सरकार ने विशेष फोकस किया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के बजट के प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की तारीफ कर रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धामी सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। स्टार्टअप के माध्यम से प्रदेश में युवा तरक्की छुएंगे। सीएम प्रोत्साहन योजना में 11 करोड़ की धनराशि बजट में है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान पेंशन योजना में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धामी सरकार के बजट की तारीफ करते हुए बताया कि बजट हरेक के हित का बनाया गया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने बजट बेहतरीन तरीके से पेश किया है। राज्य सरकार संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। स्टार्टअप के माध्यम से प्रदेश के युवा तरक्की को छुएंगे। सीएम प्रोत्साहन योजना में 11 करोड़ की धनराशि दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान पेंशन योजना में भी 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड बीजेपी अपने विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि ट्रेनिंग कैंप को लेकर पार्टी ने 24 मार्च से 28 मार्च के बीच 2 तारीख निर्धारित की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका समापन करें। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। केंद्र से जैसे ही तिथियों का निर्धारण हो जाएगा, उसके बाद विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपको मालूम है कि उनका विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है और जहां से यात्रा शुरू की थी उन्होंने 2014 में सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब सबका विश्वास और सबका प्रयास की आधारशिला और तेजी से बढ़ रही है। ये देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने जाना है कि यदि बोला है सबका साथ सबका विकास, वो किया है और अब उसी की आधारशिला पर और नए सृजन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी राज्यों के और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार प्रधानमंत्री संवाद भी करते हैं और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री इतनी रुचि लेते हैं कि वो विकास की दिशा में किस तरीके से इस राज्य आप कर क्या रहे हैं, क्या हो सकता है, केंद्र सरकार क्या मदद कर सकती है। इस तरीके का जो उनका विजन है और उनका अपने ढंग से विजन है। उत्तराखंड तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बेहद लगाव है, आंतरिक लगाव है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषणों को देश की संप्रभुता पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। आगे कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर जरा भी पीछे नहीं हटेगी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को माफी मांगनी होगी। इस पर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जेपी नड्डा से कहना चाहूंगा कि आप राहुल गांधी की ओर एक उंगली उठा रहे हैं, लेकिन उंगली आपकी देशभक्ति पर भी सवाल खड़े करती है। देश की आजादी की लड़ाई में बीजेपी का क्या योगदान है, ये भी उन्होंने पूछा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आदरणीय राहुल गांधी जी की राष्ट्रभक्ति पर जो है उंगली उठा रहे हैं। मैं जेपी नड्डा जी से कहना चाहूंगा कि आप
राहुल गांधी जी की ओर एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपकी देशभक्ति पर भी सवाल खड़े करती हैं। देश की आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है, ये भी जेपी नड्डा को अपने कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को बताना चाहिए। देश की जनता जानती है कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी और अंग्रेजों की जासूसी कौन लोग कर रहे थे। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 समिट की तैयारियां तेज की जा रही हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद इस समिट की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के ढिलूकी तक सभी विभागों के बीच सामंजस्य के तहत कार्य कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी और एनएचआई को सड़कों का जल्द सही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर त्वरित गति से कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इस रूट में पड़ने वाली सभी सरकारी दीवारों को उत्तराखंड के कल्चर से पेंट किया गया है। साथ ही पंतनगर से रामनगर तक लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में बिजली के पोल, तारे और अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। देखिए G20 का जो रूट है पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक का, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच तालमेल बिठाते हुए काम किया गया है। इसमें सबसे पहले तो खैर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। इसमें एयरपोर्ट को भी एक नया लुक दिया जा रहा है। एक तरीके से उसमें जो जो चीजें छूटी हैं वो पूरी कराई जा रही हैं, चाहे उनका अराइवल एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, डिपार्चर एरिया हो। उसके बाद जो एयरपोर्ट के बाद की जो रोड्स हैं, मटकोटा बैंड तक, मटकोटा के बाद इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक के बाद फिर ये गदरपुर होते हुए गड़प्पू तक और ढिकुली तक है। इसमें एनएचआई की रोड्स पे रिसर्फेसिंग, जो मीडियन है, मीडियन में बहुत अच्छी घास लगाई जा रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर व्यापक रूप से कई जन सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी के प्रमुख प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि इन कार्यक्रमों में बहुउद्देशीय शिविरों में सहभागिता के साथ ही सरकार की उपलब्धि और योजनाओं की जानकारी घर घर पहुंचाई जाएगी। एक वर्ष पूरा हुआ है। 1 वर्ष के अंदर जो भी सरकार ने विकास के कार्य किए हैं, युवाओं के रोजगार से कार्य किए हैं, महिलाओं के लिए काम किए हैं, इन सभी कामों को हम जनता तक पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ जो जनता के नए काम हैं उनके साथ बातचीत करके कैसे जन सहभागिता सरकार की और जनता की हो सकती है, वो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी चलाएगी। दिनेशपुर में फरार चल रहा नटवरलाल आखिरकार पकड़ा गया। आपको बता दें, एक ही भूमि को अलग अलग बैंक में गिरवी रखकर बैंकों की धोखाधड़ी कर चूना लगाने वाले नटवरलाल को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जानकारी के अनुसार शातिर आरोपी गांव बसंतीपुर का रहने वाला है। तो दिनेशपुर से आपको खबर बता रहे, जहां पर नटवरलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया गया है। धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था और अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दिनेशपुर की एक खबर है, तस्वीरें देख सकते हैं, वही नटवरलाल है जो धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। हालांकि अब पुलिस ने इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की और कोर्ट के सामने पेश किया। जैसे कि हमारे पीएसयू से आदेश निर्देश मिले हुए हैं कि कोई भी इस तरीके की धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड और इस तरीके के जो भी आर्थिक संबंधी अपराध हैं, इस पर विशेष अंकुश लगाना है, ये प्राथमिकता है। उसी निर्देशन में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ये एफआईआर नंबर 243/2021 थी, इस पर मुझे निर्देश किया गया था कि इसमें विवेचना कर अभियुक्तों की तलाश कर तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी।
अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना ने मल्ला महल में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पहले चरण के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि मल्ला महल में फेज 1 के निर्माण कार्य पूरे होने के बाद फेज 2 में तेजी लाई जाएगी। डीएम ने बताया कि मल्ला महल में बनने वाले म्यूजियम के लिए सरकार प्रक्रिया जारी है और जल्द ही म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। फेज 1 का कार्य यहाँ चल रहा है, जिसका रूटीन इंस्पेक्शन समय समय पे यहाँ हम लोग करते रहते हैं। पिछली बार जो निरीक्षण किया था उस वक्त फेज 1 के कार्य की प्रगति थोड़ा धीमी थी। उसके बाद उनको निर्देश दिए गए थे मजदूरों की संख्या इत्यादि बढ़ाने के लिए। अभी विभाग के द्वारा इसमें कुछ प्रगति लाई गई है। साथ ही फेज 2 का भी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन हो गया था पिछले निरीक्षण के समय में ही, उसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विभाग ने वहां फिजिकली कार्य प्रारंभ कर दिया है। म्यूजियम का काम जो होना है उसका भी लगभग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अभी अंतिम चरण में है। हल्द्वानी के सुभाषनगर क्षेत्र में पुलिस ने घर से चल रहे शराब के बड़े गोदाम को पकड़ा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौके पर पहुंची। चेकिंग करने पर 2 घरों के कमरों से पुलिस ने भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची उससे पहले ही शराब तस्कर कमरा बंद कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दोनों कमरों को खुलवाया। इन कमरों में शराब को स्टॉक कर होम डिलीवरी की जाती थी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कमरे में टैक्सी स्टैंड पार्किंग को कई बुकें भी बरामद की है, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुभाषनगर के इस घर में लंबे समय से अवैध शराब का खेल चल रहा था। वहीं अब पुलिस से पकड़ी गई शराब को जब्त कर कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही जांच की जा रही है और आखिर ये शराब कहां से आई थी ये भी खंगाला जा रहा है। हालांकि जिन कमरों से शराब बरामद हुई वो दोनों कमरे किराए पर लिए गए थे। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि शराब के बड़े कारोबार के पीछे आखिर किसका हाथ है। 112 पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी कमरे में जो है वो अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, वहां से उसकी खरीद फरोख्त होती है। तो इसको लेकर आज पुलिस और मैं भी मौजूद हूँ प्रशासन के रूप में और हमारी आबकारी की टीम भी है। एक जब संयुक्त छापेमारी की गई है तो यहाँ पर काफी मात्रा में बोतलें बरामद हो गई हैं। भारत में हेलमेट मैन के नाम से प्रसिद्ध से बिहार के रहने वाले राघवेंद्र कुमार ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से जान बचाने के लिए हेलमेट पहनने की अपील की। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना उनको फ्री में हेलमेट देकर जागरूक किया गया। बता दें कि नटराज चौक पर हेलमेट मैन ने लोगों को जहां हेलमेट पहनने के बारे में विस्तृत जानकारी दी, वहीं उन लोगों को जागरूक करने के लिए संकल्प भी दिखलाया। मौके पर ऋषिकेश ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान भी साथ में उपस्थित रहे। लोगों ने पुलिस के सहयोग से चलाए गए इस अभियान की जमकर सराहना की। हेलमेट मैन ने बताया कि 500 हेलमेट फ्री में वितरित करने का लक्ष्य है। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे की टीम के साथ 3 दिन ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राघवेंद्र कुमार ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने हेलमेट पहनकर लोगों को सड़क दुर्घटना से सुरक्षित रहने की अपील भी की। और अब तक 56,000 हेलमेट बांट चुका हूं, जो एक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और जैसा कि ये देवभूमि की सड़कें हैं और यहाँ पे बहुत लोग अस्थियां बहाने के लिए आते हैं सड़क हादसों में मृत्यु की। पिछले साल भी हमने यहाँ पर कैंपेन किया था और उसका फर्क ये पड़ा कि आज देहरादून के अंदर बहुत सारे लोग जागरूकता बढ़ी रही, ऋषिकेश पूरे उत्तराखंड में भी। उसी चीज को लेकर के मेरा 3 दिन यहाँ से जो यहाँ के देहरादून के ट्रैफिक एसपी अक्षय कोंडे जी हैं, उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है। उत्तराखंड में जल्द ही भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऑनलाइन पूजा बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति तैयारियों में जुट गई है और जल्द ही बीकेटीसी का डिजिटलीकरण किया जाना है। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि आईटी के उपयोग का विस्तार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं के दर्शन कराने और दान चढ़ावे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। चारधाम यात्रा को में जो यात्री श्रद्धालु आएंगे उनको पर्यटन विभाग के द्वारा पंजीकरण किया जा रहा है
तो क्योंकि इस बीच हमारी उनके साथ में लगातार बातचीत हो रही है और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो ऑनलाइन पूजाएं संपादित की जाती हैं उसके संदर्भ में जो हमारा वेबसाइट है और जो पर्यटन विभाग के पंजीकरण की प्रक्रिया है उसमें समन्वय स्थापित करने और कैसे करके उनको आपस में संकलित किया जाए, तो उसके लिए बातचीत हो रही है। और जैसे ही इस पर ये कार्य योजना पूर्ण हो जाएगी हम ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां आज शहरी विकास विभाग के तत्वाधान में नगरपालिका सभागार गोपेश्वर के नेगवाड़ में प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधक विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया। वहीं गोष्ठी का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नंदी राणा ने किया। गोष्ठी में स्लाइड शो के माध्यम से स्थानीय लोगों को कूड़ा निस्तारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही नगरपालिका के द्वारा डस्टबिन भी वितरित किए गए और सभी से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में डालने की अपील की गई। हम लोग जो है बर्तन धोते हैं उसके बाद क्या है, सबसे पहले तो हमारी नगर पालिका जो है कचरा प्रबंधन आधारित जो है जागरूकता कैंपेन जो है चला रही पिछले सप्ताह से, और लगातार हमारा जो है हर वार्ड में जो है ये संचालित हो रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग जो है हमारा जो कचरा प्रबंधन जो प्रणाली है उसको जो है हम कैसे दुरुस्त कर सके, और गीला कचरा सूखा कचरा जो है आपने जो है अलग अलग रखना है, उसको कैसे हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खुले में जो है अन्यत्र न फेंकें इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो है गंदे नाली में जो है जो लोगों की धारणा है फेंकने की जो है उस तरह का जो है वो कूड़ा में जो है। आज हमारे नेगवाड़ में स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम था और सभी लोगों को हरा और नीला डस्टबिन बांटा गया, गीला कूड़ा और सूखे कूड़े की जानकारी दी गई और स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। आज सारी महिलाएं बड़ी उत्साहित हैं, सभी को डस्टबिन मिल रहा है। संध्या को मिल गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक के आयोजन व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने इस महीने के अंत में रामनगर में होने वाली G20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाओं में ये समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई भी कमी न रहे, इसके लिए भी सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े रहे। बीजेपी अपने विधायकों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ट्रेनिंग कैंप को लेकर कहा कि पार्टी ने 24 मार्च से 28 मार्च के बीच 2 तिथियां निर्धारित की हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेनिंग कैंप का उद्घाटन करें और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका समापन करें। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र से जैसे ही तिथियों का निर्धारण हो जाएगा उसके बाद विधायकों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। जो यहाँ विधायकों की बात कर रहे हैं, बैठक करने के लिए जो भी चीज केंद्र हमको प्राप्त होगी, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का अपना 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप हम उत्तराखंड में लगाने वाले हैं, जिसमें हमने अनुरोध किया देश के प्रधानमंत्री से, उसके उद्घाटन में हो रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उसके समापन अवसर पर हैं। इस कार्यक्रम की तिथि जैसे केंद्र से तय होकर आएगी हम आपको बताएंगे। गैरसैंण में चल रहे सत्र को लेकर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बजट की तारीफ की और कहा कि बजट आम जनता को नजर में रखकर तैयार किया गया है। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने रुड़की चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की और चिकित्सालय रुड़की क्षेत्र की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में जच्चा बच्चा केंद्र को मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के रूप में संबंधित चिकित्सालयों को तैनात करने की मांग की गई है। बजट था और बहुत अच्छा बजट पेश किया गया। सरप्लस का बजट था, 70,407 करोड़ का बजट रहा और पहली बार सरप्लस का बजट आया कि घाटा जो है कम किया गया है स्टेट का। और रुड़की के मुद्दों के बारे में बात करें तो रुड़की के लिए मैंने कई अहम मुद्दे उठाए हैं।
रुड़की में एक तो खिलाड़ियों के लिए मैंने मुद्दा उठाया कि खिलाड़ी जो हमारे प्रतिभावान है और जो टैलेंटेड है, बाहर जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय से उनको आमंत्रण आता है, तो उनके लिए सरकार क्या खर्चा उनका वहन करेगी। और जो बच्चे मेडल लेकर आए हैं, जैसे ओलंपिक्स में अभी डेफ ओलंपिक में बच्चे मेडल लेकर आए हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में एशियाड मेडल लेकर आए, तो उन बच्चों को जो प्रोत्साहन देने के लिए क्या हमारे मानक हैं कि हम उनको प्रोत्साहन राशि देते हैं। आपको रुड़की महोत्सव में क्या है, कैसा है, क्या होना? बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास के लिए युवाओं और महिलाओं के सभी वर्गों के हितों के लिए जो शानदार ऐतिहासिक बजट पेश किया है, उसका हर व्यक्ति तक खूबियां पता लगे और हर व्यक्ति तक उसका लाभ मिल सके। साथ ही बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता करेंगे और बजट की जानकारी देंगे। वहीं मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 का विजन दिया है। उनके अनुसार जो बजट पेश किया गया है, देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड 2025 तक बनेगा। उसके अनुरूप आम जनता तक जो बजट की खूबियां हैं, उसको बताने के लिए प्रेस वार्ता करेंगे। एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए युवाओं के, महिलाओं के और सभी वर्गों के हितों के लिए जो शानदार ऐतिहासिक बजट गैरसैंण विधानसभा में पारित किया है, उसके हर व्यक्ति तक उसकी खूबियां पता लगे, हर व्यक्ति तक उसके लाभ मिल सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे प्रवक्तागण सभी जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता कर जो हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो 2025 का जो विजन उन्होंने दिया है, उसके अनुरूप जो बजट पेश किया गया है कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड राज्य 2025 तक बने, उसके अनुरूप उसको आम जनता तक उसके जो बजट में उनके लिए खूबियां हैं, उसको बताने के लिए पत्रकार वार्ताएं करेंगे। दिनेशपुर नगर पंचायत चेयरमैन सीमा सरकार के आवास पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण विषय पर शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा और शक्ति केंद्र के संयोजक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया गया, साथ ही सरकार के किए गए कार्यों का व्याख्यान भी किया गया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को शक्ति केंद्र के लोगों को 4 भागों में बांटकर पढ़कर सुनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विस्तृत रूप से कार्यकर्ताओं को बताया गया। जो आए हुए हैं हमारे जिले के राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। आज शक्ति केंद्र प्रभारी का सम्मेलन था। आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे मेरे निवास पर राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। जो संसद में पेश हुआ था उसको जो है कार्यकर्ताओं के सम्मुख ये रखा गया। 4 बूथों का ये शक्ति केंद्र है और संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम है कि प्रत्येक शक्ति केंद्र पर प्रत्येक बूथ से 50 की संख्या यानी प्रत्येक शक्ति केंद्र पर लगभग 200 की संख्या का एक कार्यक्रम होना है और जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमारे 4 कार्यकर्ताओं द्वारा पढ़ा जाएगा। यानी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, उनकी जो उपलब्धियां और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनता के